तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वैल्यूएशन के, कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी हमने थोड़ी सी डिस्कस भी करी, उनको एक बार पढ़ के भी देखते हैं। सो बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स एंड वैल्यूएशन मॉडल्स, दोनों चैप्टर्स को मैंने मिला के इसी चैप्टर में डाल दिया है। आप अगर अपने स्टडी मैट को देखोगे उसमें दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी, मैंने दोनों को एक ही चैप्टर में मर्ज कर दिया। आओ देखते हैं फुटनोट ये 1 क्या कह रहा है। फुटनोट 1 कह रहा है इंक्लूड्स वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो भाई ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो अलग से दिए हुए थे आपकी स्टडी मैट में, मैंने उसको मिला के एक ही टॉपिक बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन में इंक्लूड कर दिया। ठीक है सर वो आप जानो कैसे क्या कवर कराना है, हमें 100% कोर्स चाहिए, 100% कोर्स मिलेगा 100%। FYK, अभी FYK क्या है? FYK है मतलब फॉर योर नॉलेज। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं बुक के जिनको मैंने कॉस्ट ऑडिट में भी, BVM SPM में भी FYK की तरह इंट्रोड्यूस किया हुआ है। भाई उसका मतलब ये है, उसका मतलब सिंपल सा है कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में से हमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि मैंने आपको कमिट किया था फर्स्ट क्लास में ही कि मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा बल्कि वैल्यूएशन की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा। सो ये है वो FYK, just for your knowledge. How is the price of a product different from its value? हमने पढ़ा था भाई डायमंड वाटर पैराडॉक्स। One of the most disconcerting problems to Adam Smith, the father of modern economics, was he could not resolve the issue of valuation in human preferences. तो सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन एडम स्मिथ ने देखा अपने वैल्यूएशन करते हुए, अपने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में देखा, वो देखा कि ह्यूमन की प्रेफरेंसेस के हिसाब से वैल्यूएशन अलग अलग हो जाती है। एडम स्मिथ के लिए ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल था। He describes this as problem in his book The Wealth of Nations by comparing the high value of diamond, which is unessential to human life, to the low value of water, without which humans would die. He determined the value in use was irrationally separated from value in exchange. The value of exchange is known as the price of the goods, which may substantially vary from value in use of the goods. तो value जो हम प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस कर रहे हैं, एडम स्मिथ ने उसे कैसे डिटरमाइन किया, उसे कैसे नाम दिया? एडम स्मिथ ने उसे नाम दिया वैल्यू इन यूज वर्सेस वैल्यू इन एक्सचेंज। आप जब एक्सचेंज करते हो किसी चीज को तो उसकी वैल्यू जो होती है वो प्राइस होती है, जो कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से नजर आती है, और वैल्यू इन यूज होती है वर्थ उस वाली चीज की। तो इन दोनों में सब्सटैंशियल डिफरेंस हो सकता है। Clearly, water is more valuable as an essential resource as opposed to luxury of owning a diamond. As demand increases as well, consumers must choose between one additional diamond versus one additional unit of water. This principle is known as marginal utility. Hence, before thinking about what are we going to learn in the subject valuation, we should note the things which we won't learn in this subject. तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों पे आएँ जो भाई आप सीखोगे इस वाले सब्जेक्ट में, मैं आपको पहले चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो आप नहीं सीखोगे। ठीक है, सो प्राइसिंग टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम नहीं सीखेंगे, डिमांड सप्लाई इंटरसेक्शन मार्केट फोर्सेज ये हम नहीं सीखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एनुंसिएटेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम नहीं सीखेंगे। सो यू आर नो मोर एन अकाउंटेंट नाउ। भाई आप अकाउंटेंट नहीं हो, अब आप क्या हो? यू आर अ वैल्यूअर। अब आप अकाउंटेंट के नज़रों से चीज़ें देखनी बंद कर दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नज़रिए से चीज़ें देखनी बंद कर दो। पहले होता था भाई इंटर में पढ़ाया जाता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भगवान है अकाउंटिंग का, सही बात है अकाउंटिंग का है, लेकिन अब आप वैल्यूअर हो, वैल्यूअर को इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दिमाग उनसे दिग्भ्रमित नहीं होता। वैल्यूअर वो करता है जो सही होता है। It signifies that you have to unlearn some accounting principles and learn the valuation version of them. तो valuation का आपको version learn करना है और accounting principles का version आपको unlearn करना है। Company law and other legal provisions related to valuation, in fact there is none in India. तो आपको कोई provisions of law भी नहीं पढ़ने valuation के, जो है ही नहीं precisely, वो कुछ specific purposes के लिए हैं, लेकिन प्रिसाइज प्रिंसिपल्स अभी भी इंडिया में नहीं डेवलप हुए हैं। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे while doing this chapter called valuation. Distinguish between value and price. Price is what you pay, value is what you get. तो वॉरेन बफे की एक सेइंग है, वॉरेन बफे जी one of the leading financial analyst of the world, number one पर्सन जिसने बड़े बड़े स्टॉक्स का मार्केट में शेयर पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, प्राइस पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, सुपर रिच हैं, अपना वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सुपर रिच पर्सन है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे ने बोला
प्राइस इज व्हाट यू पे, प्राइस आप जो देते हो वो, और वर्थ इज व्हाट यू गेट, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है, जो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। मैंने आपको कांदे का एग्जांपल दिया था, प्याज का एग्जांपल दिया था। प्याज कभी मिलता है 30 रुपए किलो, कभी मिलता है 150 रुपए किलो। ऐसा नहीं कि उसका वर्थ या उसका बेनिफिट अलग अलग हो जाता है, सिर्फ प्राइस अलग अलग हो रहा है, बेनिफिट तो वही है, आपको उसको काट के सब्जी में डालना है। So price is the amount of money or other consideration asked for or given in exchange for something. Value is envisages the anticipated benefit or utility which would be derived from something. जो derive करोगे ना utility वो है value, और price क्या है, जो pay करोगे वो है price. Price is an outcome of a transaction. जब transaction होती है demand supply meet होता है, प्राइस उसका आउटकम है। वैल्यू एग्जिस्ट इवन इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट देयर, इवन कोई भी लोग अगर नहीं खरीद रहे तो भी भाई वैल्यू डिटरमाइन होती है। प्राइस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के वजह से होता है, वैल्यू एक्सपेक्टेड बेनिफिट की वजह से होता है। प्राइस असर्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, तो प्राइस हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से असर्टेन करते हैं, और वैल्यू हम यूजर के पर्सपेक्टिव से असर्टेन करते हैं। तो भाई कंज्यूमर और यूजर में कई बार डिफरेंस हो सकता है। तो जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और वो प्रोडक्ट को खरीद के हो सकता है आगे बेचे। फॉर एग्जांपल भाई रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। सो मैन्युफैक्चरर के लिए कंज्यूमर कौन हुआ, मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर, होलसेलर है जो खरीद रहा है, तो होलसेलर विल बी एक्चुअली द कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअली वो प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट जो बंदा है जो एंड चेन में एंड में है वो अल्टीमेटली यूज करेगा। तो जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में होता है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर भाई ऑल ओवर इंडिया मुझे कितने कितने डिमांड कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। और जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो अल्टीमेट यूजर इसको कंज्यूम करके कितने बेनिफिट लेगा, उससे वैल्यू डिटरमाइन होती है। Market forces have a great impact on price. Market forces have minimal or no impact on value. तो मार्केट फोर्सेस का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट फोर्सेस जो चल रही हैं वो चल रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू के लिए, जबकि प्राइस तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। This can be explained easily with a popular example of water and diamond. Water is much important for us to survive. Still it is of low price, while diamond is just for ornamentation and nobody dies without it. It is priced very high. Reason behind this is its value, as the value of water is much for us. It is available at a low price while value of diamond is less for us. Therefore it is priced at a high rate. Okay sir. Now what really is valuation? It is herd mentality. एक आदमी ने जो किया दूसरा आदमी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा, बिना सोचे समझे कि सब जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। Herd mentality. In today's scenario, valuation is nothing but following the herd mentality. The reason is simple. Everyone feels that others know something which they don't know. This leads to creation of a bunch of sheep who follow others and are almost never able to value anything objectively. Hence, to be a good valuer, you need to stay away from perceptions and not to follow what others are doing without testing the waters yourself. तो जो भी आप काम करना चाहते हो पहले खुद ट्राई करो, उसका बेनिफिट क्या है, उसका यूज क्या है, उसका एनालिसिस करो कि अपने दिमाग में की कैलकुलेशन भाई क्या होनी चाहिए उस चीज की, एनालिसिस करो प्रॉपर, और तब जाके आप कोई भी काम करो। ये नहीं कि कोई और कर रहा है इसलिए वो काम आपने भी कर लिया। सो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो भाई, I'd like to question the leadership on this move. Shut up, you are undermining the troops. You are undermining the troops. तो भाई यही बात है, हर्ड मेंटालिटी में सब नीचे कूद रहे हैं और सबको लग रहा है कि लीडर ने किया है तो अच्छा ही कुछ काम किया होगा, आगे वालों ने किया तो अच्छा ही कुछ काम किया होगा। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, बट फ्रॉम द लुक ऑफ दिस क्राउड इट्स गॉट टू बी गुड। लोग इतने सारे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा भाई, तो हम कूदते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ आप ब्लाइंडली अपने लीडर को फॉलो कर रहे हो या अपने आगे के लोगों को फॉलो कर रहे हो ऊपर वाली पिक्चर में, नीचे वाली पिक्चर में आप कह रहे हो क्योंकि क्राउड कर रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। तो ये दो रीजंस हैं कि वैल्यूएशन क्यों ढंग से नहीं हो पाती, वैल्यूएशन क्यों ऑब्जेक्टिवली नहीं हो पाती, और वैल्यूएशन में क्यों हर आदमी आके फंस जाता है। Valuation is not an objective exercise, and any preconception biases that an analyst bring to the process will find their way into value. तो अगर जो एनालिस्ट है जो वैल्यू निकाल रहा है उसके दिमाग में पहले से कुछ नोशन है, पहले से कुछ मिसकंसेप्शन है। जैसे मैंने आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन डाल दिया, कनॉट प्लेस इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस।
हो सकता है आज से 10 साल बाद ये प्लेस एक्सपेंसिव ना रहे, बहुत 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 कौड़ियों के भाव आ जाए, लेकिन क्योंकि मैंने आपके दिमाग में एक परसेप्शन डाल दिया तो हो सकता है वो परसेप्शन आपके वैल्यूएशन को बायस कर दे, आपके वैल्यूएशन को इंपैक्ट कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। Business valuation attempts to estimate or form an opinion as to the fair market value of the business at any given point in time. By their very nature, valuations are not precise. Valuation exact नहीं होती भाई, valuation precise नहीं होती। तो कोई आदमी अगर वैल्यूएशन करे तो हो सकता है एक्स रिजल्ट आए, कोई और करे वाई रिजल्ट आए, ऐसा हो सकता है। There is no universal legal framework which dictates how the valuation should be performed. Therefore, valuation is an art rather than exact science. तो ये साइंस नहीं है वैल्यूएशन, एग्जैक्ट तरीके से आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी चीज को, ये एक आर्ट है जो समय के साथ साथ प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतनी निखरती जाएगी, उतना आप एक्यूरेटली चीजों को वैल्यू कर पाओगे। एंड अ प्रॉपर्ली कंडक्टेड valuation is nothing more than an expression of informed opinion, best estimate, which is based on fact of past financial performance and judgmental estimation of future. तो भाई अश्वत्थ दामोदरन ही इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक माई गुरु इन वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, जब मैं पढ़ भी रहा था वैल्यूएशन, तब भाई अश्वत्थ दामोदरन की वीडियोस वर ऑफ मच यूज टू मी। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, और इनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन एक आर्ट है और एग्जैक्ट साइंस नहीं है। And a properly conducted valuation is nothing more than expression of informed opinion, best estimate। तो जो प्रॉपरली आप वैल्यूएशन करते हो वो बस एक एस्टिमेट है समझ लो, वो एक तुक्का है समझ लो, ऐसा मत समझना वो एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकाल के ले आएगा, ऐसा 100% सिचुएशन में ट्रू नहीं होता। which is based on the fact of past in financial information and judgmental estimation of future. Value is worth of a thing. It can also be defined as a bundle of benefits expected from it. Value is subjective term as what is specific measured. Value to one person may not be same for other. तो value is just a bundle of benefits is a worth of a thing, और worth of a thing एक बंदे के लिए अलग, दूसरे बंदे के लिए अलग, ऐसा हो सकता है। तो लक्ष्मी नगर एक एरिया है दिल्ली में भाई, वो एरिया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पर अगर जगह खरीदने जाएगा, ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर सेम एरिया में डॉक्टर जाएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं ज्यादा पैसे क्यों दूं, मेरे को कोई एडिशनल बेनिफिट थोड़ी है इस एरिया में आने से। सेम पैसों में अगर मुझे आगे शाहदरा में क्लिनिक मिल रहा हो, मैं वहां लूंगा, मैं यहां क्यों लूं अगर यहां पैसे ज्यादा हैं तो। सो पर्सन टू पर्सन भी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी जैसी जरूरतें वैसी वैल्यू वेरी कर जाएगी। Price is what is charged by the seller or provider of the product or service. Many a time it is a function of market forces. तो prices वो है जो seller ऑफर कर रहा है, और मोस्टली ये market forces का जो इंटरैक्शन है और market forces का जो इंटरसेक्शन है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो भाई थियोरेटिकल पोर्शन मैं अपने कुछ अलग लेक्चर्स में कवर करूंगा। अभी मैं सीधे सीधे वो वाले थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपके प्रैक्टिकल में काम आने हैं वो करने के बाद मैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे सीधा चला जाऊंगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आप सिर्फ वो वाला थ्योरी पोर्शन अभी करा रहे हो जो कि प्रैक्टिकल में काम आने वाला है। जी सर, तो चलो अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। सर इसका क्या मतलब मुद्दे की बात? क्या अब तक हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे? नहीं भाई नहीं, अब तक हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे। अभी तो मैं बैकग्राउंड दे रहा था, वैल्यूएशन क्या होता है, क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट में, किस किस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले सब्जेक्ट में, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वैल्यूएशन के, प्राइस वैल्यू में क्या फर्क होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सब थ्योरेटिकल बातें मैं आपसे अब तक तो कर रहा था, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मुद्दे की बात। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक गहन चर्चा हमारे वैल्यूएशन मॉडल्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है हमारे वैल्यूएशन मॉडल्स। सर बताइए हमें कितने मेथड्स हैं जो कि हमें वैल्यूएशन करने में मदद करते हैं, कितने मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जो हमें बताते हैं कि वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, क्या वैल्यूएशन उन सारे मेथड से अलग अलग निकल के आती है, अगर अलग अलग निकल के आती है तो कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है जिसको हम चूज कर सकते हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, कैसे वैल्यूएशन अलग अलग मेथड में अलग अलग निकल के आती है। आपके जितने ये सवाल हैं इस वाले लेक्चर में सारे के सारे मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो हमारे सिलेबस में प्राइमरली है 3 वैल्यूएशन मॉडल्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल और कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल।
ये तीनों मॉडल्स प्राइमरली सबसे इंपॉर्टेंट वाले मॉडल्स हैं। ऐसा मत सोचना कि ये ही मॉडल्स हैं, मॉडल्स भाई और भी हैं, जो और इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स हुए हैं, बड़े बड़े विज्ञान मतलब जो जीवी बुद्धि हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग मेथड सुझाए हैं, उन्होंने और भी मेथड सुझाए हैं। लेकिन प्राइमरली जो वैल्यूएशन के स्फीयर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले अगर मैं 3 मॉडल का नाम लूं तो ये वो 3 मॉडल हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं। तो हमारा सारा का सारा टेंशन ना केवल इस फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स में, लेकिन जो हम आगे भी चैप्टर्स करने वाले हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज और मर्जर्स एंड एक्विजिशन, उनमें भी हम लोगों का जो मेन फोकस रहेगा वो ये 3 टाइप ऑफ मॉडल्स ही रहेंगे। और यही 3 टाइप ऑफ मॉडल्स हमारा बेसिस बनते हैं ऑफ वैल्यूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो 3 मॉडल जो हमारे सिलेबस में है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल एंड कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की। तो भाई मैं बनिया हूं, बनिया का मतलब मुझे ना वैल्यू ये वैल्यूएशन बड़ी बड़ी बातें और जो तुमने अभी इतने बड़ा एक ड्रामा क्रिएट किया है मेरे सामने, वैल्यूएशन का प्राइस और वैल्यूएशन में डिफरेंस, डायमंड वाटर, ये सब बातें मुझे नहीं समझ में आती। मैं ना बनिया हूं और मारवाड़ी बनिया, मुझे ना बस एक चीज समझ में आती है, मारो पीसो, पैसे बताओ पैसे कितने हैं, मारो पीसो। मुझे सिर्फ पैसा समझ में आता है, मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आता। मारो पीसो, पैसा बताओ मुझे बताओ कि पैसे के बेसिस पे मैं इस चीज का कितना पैसा दूं तुमको, मुझे तो पैसे से मतलब है। अच्छा जी, अगर आपको पैसे से मतलब है तो जरा बताना, कोई भी चीज, मान लो ये कैलकुलेटर अगर तुम मुझे बेचोगे, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर ये कैलकुलेटर तुम मुझे बेचोगे तो मैं इसके तुम्हें कितने रुपए देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर वो बात तुम मेरे से करो तो मैं तुम्हें बस एक चीज पूछूंगा, अरे भाई ये बता, ये कैलकुलेटर कितने साल तक चलेगा, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। तुम कहोगे सर इस कैलकुलेटर की यूजफुल लाइफ है 5 साल। मैंने कहा ठीक है भाई 5 साल ये कैलकुलेटर चलेगा। मेरे को ये वैल्यूएशन मॉडल नहीं पता भाई, मैं एक खरी बात कर रहा हूं तुमसे, सुनना खरी बात क्या कर रहा हूं। खरी बात ये है, ये अगर 5 साल चला, हर साल ये कैलकुलेटर कितना रुपए कमा के देगा मुझे, बस तू ये बता भाई, बता दे कितने रुपए कमा के देगा ये कैलकुलेटर मुझे साल के। तो आपने बोला सर ये साल के ना आपको 1000 रुपए कमा के देगा। अगर ये कैलकुलेटर मुझे साल के 1000 रुपए कमा के देगा और 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो जो ये मुझे पैसे कमा के देगा वो होगा 5000 रुपए। मैंने फटाफट अपने दिमाग में कंप्यूटेशन कर ली, तुम्हें पता नहीं लगने दिया कि मैंने दिमाग में कंप्यूटेशन कर ली। मैं तुमसे कहूंगा भाई देख, सीधी सी बात, इस कैलकुलेटर के 2500 रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं बनिया हूं ना, बनिया तो बनिया सीधा 50% पे आता है। तो अगर तुम बनिया लेडीज को शॉपिंग करते हुए देख लोगे ना कभी दुकान पे, तो एकदम हैरान रह जाओगे। वो जैसे अगर मान लो दुकानदार बोलता है दिस इज फॉर 500 रुपीज, वो सीधा उससे रिड्यूस करके कहते हैं नहीं भैया 250 का, 250 ज्यादा को तो है नहीं, 50% पे आ जाती है सारी बनिया लेडीज। मेरे घर में भी हैं तो इसलिए मैं जानता हूं। तो मैं भी अब उसी बनिया ट्रेड के चलते मैं तुम्हें कहता हूं, 5000 रुपए का तुमने जो मेरे को दिमाग में कैलकुलेशन दे दी, उसके बेसिस में मैं तुम्हें बोलता हूं 2500 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। 2500 रुपए लेना है तो ले ले भाई, 2500 रुपए में ये लैपटॉप, ये कैलकुलेटर मुझे भेज दे, मैं 2500 रुपए में कैलकुलेटर तुमसे खरीदने के लिए तैयार हूं। तुमने कहा नहीं 2500 तो बहुत कम है। मैं कहा चल भाई तू 3000 ले ले, कोई बात नहीं, ना तेरी ना मेरी, कोई बात नहीं, तू 3000 ले ले। क्योंकि जो कैलकुलेशन है ना वो तुमने भी अपने दिमाग में कर ली है, जो 5000 रुपए वाली कैलकुलेशन है तुमने भी अपने दिमाग में कर ली है, इसलिए तुम कह रहे हो नहीं 2500 बहुत कम है। मैंने कहा 3000, तुम्हारे दिमाग में तुमको पता है कि तुमको 5000 या उससे ज्यादा पे वाला कैलकुलेटर बेचना है, और मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मुझको 5000 या उससे कम पे कैलकुलेटर खरीदना है। हम दोनों के दिमाग में बात आई हुई है भाई, तुम भी कोई बनिया से कम थोड़ी हो, तुम भी सिंधी बनिया मारवाड़ी ऐसी कैटेगरी के ही होगे। बिजनेसमैन जितने भी होते हैं ना वो या तो गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, ये वाली कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है बिजनेसमैन। तो हमारे दिमाग इसी तरह चलता है भाई, पैसों को लेकर दिमाग चलता है, वैल्यूएशन मॉडल में हमारा दिमाग नहीं चलता। ठीक है सर, तुम्हारे दिमाग में 5000 की फिगर है कि मैं 5000 रुपए या उससे ज्यादा लूं, मेरे दिमाग में फिगर है कि मैं 5000 रुपए या उससे कम लूं। हम दोनों के दिमाग क्योंकि एक ही तरफ चल रहे हैं, तो हमारा जो दिमाग में इंटरसेक्शन होगा, तुम्हारा दिमाग और मेरे दिमाग का जो इंटरसेक्शन होगा ना, वो 5000 के इर्द गिर्द होगा। 5000 में 500 रुपए कम या 5000 में 500 रुपए ज्यादा, बस ज्यादा फर्क नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में और मेरे दिमाग में भाई। सर वाजिब बात है, कायदे की बात है। तो
जब तुम्हारे दिमाग और मेरे दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं होगा और हम 5000 के इर्द गिर्द ही आके अपना वैल्यूएशन को रोकेंगे, अपने डील को रोकेंगे, तो भाई वो होगी कैश फ्लो मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड है हमारे वैल्यूएशन के मॉडल का। ठीक है, अभी बेसिक दिया है, सिर्फ बेसिक, अभी मैं डिटेल में नहीं गया, अभी मैं इन डेप्थ नहीं गया भाई, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है सर। सेकंड मॉडल है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल का क्या मतलब? रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल का मतलब भाई मुझे ये बता दे, सुन भाई, तू मेरे को अपना लैपटॉप कैलकुलेटर बेच रहा है ना, मुझे ये बता दे, ये कैलकुलेटर अगर मैं बाजार मार्केट में लेने जाता हूं या किसी और ने अगर ये कैलकुलेटर अभी रिसेंट टाइम्स में खरीदा है, उसने कितने का खरीदा है, मैं उस हिसाब से ले लूंगा। तो बनिए को अगर प्रॉपर्टी तुम बेचने जा रहे हो, अगर प्रॉपर्टी तुम चाहते हो बनिया खरीदे, तो बनिया सबसे पहले क्या बात सोचेगा, अरे आसपास की प्रॉपर्टी का रेट देखो कितना चल रहा है, हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करेगा। बनिया क्यों, हर आदमी कंपेयर करने की कोशिश करेगा। तो दूसरा जो वैल्यूएशन का मॉडल हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो कंपैरेटिव होता है। वो ये तो जैसे इंडिपेंडेंट है, ये तो जो एसेट है उसकी अपनी कैश फ्लो को डिटरमाइन करेगा, उसकी अपनी कैश फ्लो को असरटेन करेगा, ये तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो दूसरा वाला मॉडल है ना, ये है कंपैरेटिव मॉडल। कंपैरेटिव मतलब ये वाला मॉडल कंपेयर करेगा दो एसेट्स के प्राइसेस को और तब जाके एक प्राइस को ये नैरो डाउन करेगा या एक प्राइस को ये एग्जीक्यूट करेगा। सो द सेकंड मॉडल इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस व्हिच इज द रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। और तीसरा मॉडल जो हमारे कोर्स में है वो है कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन। अब भाई कई जगह क्या होता है, कई जगह ये होता है कि आप रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस वाले एसेट का फ्यूचर में क्या हश्र होने वाला है, मतलब क्या इनकम वो एसेट जनरेट करने वाला है, उस एसेट का क्या होगा, आप फ्यूचर की ये बात असर्टेन नहीं कर सकते। तो सपोज आप राइट्स इशू की बात करो, राइट्स इशू मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होने की वजह से कुछ एडिशनल शेयर्स दिए गए और वो भी बहुत सस्ते रेट पे दिए गए। जो एडिशनल शेयर्स हैं वो बहुत सस्ते रेट पे दिए गए। तो अब इस केस में जो राइट्स इशू हो गए या बोनस इशू हो गए, भाई इनका ना प्रिडिक्शन नहीं होता, मतलब ये आप पहले से नहीं बता सकते कि हाँ कंपनी ना 2 साल बाद राइट्स इशू देगी या 4 साल बाद राइट्स इशू देगी। ऐसा प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है इन वाले एसेट्स का। तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका ना वैल्यूएशन ऑन अ वेरी कॉन्क्रीट बेसिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका वैल्यूएशन डिपेंड करेगा ऑन अ फ्यूचर इवेंट। वो कंटिंजेंट होगा ऑन अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में क्या होगा इनके साथ उस पे ये निर्धारित करेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं भाई, ये फ्यूचर कंटिंजेंसी वाला। भैया आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है जो अभी तो डिबेंचर्स हैं, अभी तो बॉन्ड्स हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तो वो बॉन्ड्स हैं, अभी तो वो डिबेंचर्स हैं। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, अब भाई ऑप्शन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये, ऑप्शन मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो और अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो कंपनी को बेच दो अपने बॉन्ड्स, आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। सो इन केस ऑफ कंटिंजेंसी इन फ्यूचर में नहीं पता कि क्या होने वाला है भाई, वो बॉन्ड की तरह भी जो हमारा बॉन्ड होल्डर है वो बॉन्ड की तरह भी उसे मैच्योर करके कन्वर्ट करके अपने पैसे ले सकता है। दूसरा ऑप्शन, वो कन्वर्ट भी कर सकता है इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप उस बॉन्ड की आज की रेट की वैल्यू क्या लगाओगे, आज का रेट क्या लगाओगे, आज की डेट की वैल्यू क्या लगाओगे, ये दुविधा वाली बात है, क्योंकि उस बॉन्ड की वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द डिसीजन ऑफ कन्वर्जन और नॉन कन्वर्जन। मैच्योरिटी और कन्वर्जन का जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड की वैल्यू। सो ऐसे एसेट्स जो फ्यूचर में अनसर्टन होते हैं कि उनके साथ क्या होगा, ऐसे एसेट्स को वैल्यू करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन। तो ये 3 मॉडल, ब्रॉडली 3 मॉडल भाई, हर एक के हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, हर एक के अंदर एकदम हम डीप में जाके एनालिसिस करेंगे। अभी तो मैंने बहुत ब्रॉड ओवरव्यू दिया है आपको, बहुत ऊपर से बताया है, 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 फीट की हाइट से अभी आपको बताया है। अभी तो मैं आपको इसमें 8,000 फीट 5,000 फीट 1,000 फीट 500 फीट 20 फीट 10 फीट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर यहां तक नीचे लेके जाऊंगा हर एक मॉडल के अंदर।
तो इन डेप्थ हमें एनालिसिस करना है इन सारे के सारे मॉडल्स का, ना केवल सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में बल्कि और भी सारे चैप्टर्स में भी इन सारे मॉडल्स का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। ठीक है सर। सर तो ये बता दीजिए आज कौन से वाले मॉडल की शुरुआत करें? अरे आओ भाई, आज ना अपने प्यारे राज दुलारे मॉडल की बात करते हैं, विच इज DCF मॉडल। मैंने क्यों बोला अपना प्यारा राज दुलारा? मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस बेचारे ने हमारा साथ इंटर लेवल से दिया है। इंटर लेवल में पहली बार आपने इस बेचारे का नाम सुना था और इस बेचारे से आप वाकिफ हुए थे और इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। कॉस्ट FM में, FM में इसने हमारा साथ दिया। उसके बाद ग्रुप 3 में SFM पूरा का पूरा इस बेचारे मॉडल पे बना हुआ था और अब हम वापस आ गए हैं ग्रुप 4 में भी इस मॉडल को लेके। तो ये है हमारा फेवरेट मॉडल, ये है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल भी। मार्केट में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल होता है वो ये है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। और इनकम टैक्स एक्ट में मैंने आपसे बात करी थी थोड़ी सी, 11UA रूल, वहां पर भी इस वाले मॉडल का हल्का सा जिक्र पाया जाता है। इसी तरह RBI गाइडलाइंस में भी इस मॉडल का हल्का सा जिक्र पाया जाता है। तो ये मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल है फॉर वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट। ध्यान रहे, बुक वैल्यू को कर देना बिल्कुल इग्नोर, हिस्टोरिकल कॉस्ट को कर देना बिल्कुल इग्नोर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एसेट कितने रुपए का खरीदा गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ये कैलकुलेटर कितने का खरीदा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बता दो इसने मुझे कितने पैसे देने हैं, और तुमने अभी अभी मुझे बताया इसने कितने पैसे देने हैं। तो आओ कैलकुलेटर से ही बात की करते हैं शुरुआत। 0 पीरियड 1 2 3 4 5। हम आज की डेट पे यहां खड़े हैं, ये है प्रेजेंट। हम आज यहां पर खड़े हैं और अपना वैल्यूएशन कहां कर रहे हैं? यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हम आज की डेट पे खड़े हैं, इस 0 पीरियड पे हम यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं। किस चीज का वैल्यूएशन कर रहे हैं? हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कैलकुलेटर का। और मैं हूं भनिया, ये बात ध्यान रखना। तुम मुझे अपना कैलकुलेटर बेच रहे हो। कौन सा वाला कैलकुलेटर बेच रहे हो? ये वाला कैलकुलेटर तुम मुझे अपना बेच रहे हो। ध्यान रखना, एक एक शब्द मेरे से बड़ा सोच समझ के बोलना। मैं बनिया हूं, बनिया। बनिए में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल समझ होती है, बहुत ज़्यादा। हमारे खून में ना, अगर तुम हमारे को काटते हो, बनियों को अगर काटा जाता है ना, तो उनके खून में भी डॉलर डॉलर ऐसे साइन तुम्हें दिखेंगे थोड़े से ड्रॉप्स के बीच बीच में। तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें रुपए का निशान और डॉलर के निशान ऐसी आकृतियां बनी हुई मिलती हैं। तो कुछ भी बोलो ना तो ज़रा ध्यान से बोलना, बड़ा समझ के बोलना, बड़ा सोच के बोलना। ठीक है भाई? तो तुमने मुझे बताया कि इस कैलकुलेटर से मुझे जो अर्निंग होगी वो होगी 1000 रुपए हर साल की। तो अगले 5 साल तक ये कैलकुलेटर मुझे 1000 रुपए हर साल कमा कर देगा, ऐसा तुमने मुझे बोला। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली। ये कैलकुलेटर 1000 रुपए मुझे हर साल कमा के देगा। सर ये एस्टिमेशन जो किया है ना 1000 रुपए कमा के देगा, सर ये कैसे होता है? भाई ये रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो फ्यूचर में सिमिलर इंडस्ट्री में देख के ये कंपनी किस इंडस्ट्री की है, कितना ग्रो करेगी, कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या कोई यूनिक प्रोडक्ट है या कोई बेकार प्रोडक्ट है, पास्ट के ट्रेंड्स क्या रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारा एनालिसिस होता है, तब जाके इस तरह की प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। हमारे कोर्स के पर्सपेक्टिव से हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे कि ये इनकम कैसे निकल के आई, ये इनकम कितनी निकल के आई, वो हमारे को नहीं, हमारे पर्व्यू में है। हमारे पर्व्यू में तो बस इतना है, तुमको इनकम दे दी जाएगी, इतनी इतनी इनकम है, तुम वैल्यू निकाल दो बस। तो सर ठीक है, अगर दे दी जाएगी और हमें सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है, फिर क्या टेंशन है? टेंशन कुछ भी नहीं है, सबको ना प्लस कर दो। तो मुझे बता दो कि ये यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट के दौरान असेट कितने रुपए कमाएगा। अगर तुम मेरे को कहते हो असेट पूरे अपनी लाइफ के दौरान 1000 रुपए 5 साल तक कमाएगा, 5000 रुपए इस एसेट की आज की वैल्यू हो गई। भाई ऐसा है, मैं तुम्हें लो 5000 रुपए देता हूं और तुम ना ये एसेट अपने घर से मुझे दे दो। तुम्हारे घर पे रखा है एसेट, मुझे दे दो, 5000 रुपए मेरे से ले लो। तुमने कहा अरे हाँ हाँ सर ठीक है, आप 5000 रुपए हमसे हम तो आपको दे देते हैं, आप 5000 रुपए में ये एसेट बेच दो। ऑब्वियसली देखो नेगोशिएशन हमेशा होगा। एक बात ध्यान रखना, मांडवली हमेशा होगी, नेगोशिएशन हमेशा होगी। मैं हमेशा कोशिश करूंगा 5000 से कम का बेचूं तुम्हें, तुम हमेशा कोशिश करोगे तुम 5000 से ज्यादा का खरीदो। ऐसी मांडवली जरूर होगी, हम दोनों के बीच में ऐसा नेगोशिएशन जरूर होगा। लेकिन ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम इक्विलिब्रियम पे आए। कौन से वाले पॉइंट पे? 5000 पे ही हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। ठीक है सर। तो अब
फैसला हो गया, कैलकुलेटर मेरा, 5,000 रुपए तुम्हारे। तुम मेरे घर आ गए कैलकुलेटर को देने, और कैलकुलेटर तुमने मुझे मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने अपने जेब से एक 500 रुपए की गड्डी निकाली और मैं गड्डी गिनने लगा, 1 2 3 4, और एकदम से मेरे दिमाग में ना वो गाना है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, वो बजने लगा। मैं कहा छोड़ ना, इग्नोर कर, छोड़। 1 2 3 4, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। मैं कहा क्या हो रहा है, छोड़ छोड़ छोड़। 5 6 7 8, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तीसरी बार जब गाना बजा तो मैं रुक गया। वो जो 500 की गड्डी थी मैंने उसे अपनी जेब में वापस रखा और मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, बनिए वाला दिमाग। मैंने कहा अरे बनिए सुन, दिमाग लगा, तेरा दिमाग तुझे कोई हिंट दे रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है जिसको तू पकड़ नहीं पा रहा है। उस दिमाग के सिग्नल को पकड़ और उस दिमाग के सिग्नल को पकड़ते हुए अपने डील में कोई अपने घाटे का सौदा मत कर लियो। बनिए कभी घाटा नहीं खाते, बनिए हमेशा प्रॉफिट में बिजनेस करते हैं, तो तू भी बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में करेगा। कोई घाटे का सौदा मत कर दियो, तू कुछ दिमाग लगा, क्योंकि दिमाग से ये हिंट आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जरूर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो। मैंने दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ये कैलकुलेटर मुझको 1,000 रुपए देगा 1 साल बाद, 1,000 रुपए देगा 2 साल बाद, 1,000 रुपए देगा 3 साल बाद, 1,000 रुपए देगा 4 साल बाद, 1,000 रुपए देगा 5 साल बाद, और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूं इमीडिएटली। ये तो घाटे का सौदा है भाई, ये तो घाटे का सौदा है। वाह 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 वाह। मुझे जो बेनिफिट मिलेंगे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे, मुझे 5 साल में बेनिफिट मिलेंगे, और मैं तुम्हें आज के आज 5,000 रुपए दे दूं। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई, तुम्हारी तो ऐश हो गई, तुम्हारा तो ज्यादा पैसे मिल गए, तुम्हारा तो प्रॉफिट हो गया, तुम्हें तो आज ही पैसे मिल गए। जितने पैसे तुम अगर ये कैलकुलेटर रखते, अगर सपोज तुम अपने कैलकुलेटर ये वाला अपने यूज करते, तुम इससे पैसे कमाते, तो तुम्हें जो 5,000 रुपए मिलते वो कब मिलते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं तुम्हें आज की डेट में 5,000 रुपए कब दे रहा हूं, इमीडिएटली। अरे कमाल है, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तुम जो 5,000 रुपए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते, तुम्हें तो 5,000 रुपए इमीडिएटली मिल गए। मैं तुमसे कहा देख भाई सुन, दिमाग ने हिंट दिया, दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खाई तो दिमाग की बत्ती जली, तू मेरा नुकसान कर रहा है। आपने पूछा कैसे सर, मैं आपका नुकसान कैसे कर, अरे तुम नुकसान ऐसे कर रहे हो, सुनो जरा, तुम 5,000 रुपए मेरे से अभी ले लोगे, लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्ट है या तुम्हारा जो एसेट है वो मुझे बेनिफिट कितने टाइम में देगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम ही इसका ओनर होते और तुम इसको चलाते तो क्या तुम्हें 5,000 रुपए अभी मिलते या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलते। तुमने कहा सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलते। तो अगर तुम्हें मिलते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जरा मुझे भी कुछ बेनिफिट एडिशनल दो। ऐसे नहीं भाई, मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहिए। मुझे तुम 5,000 रुपए में थोड़ा सा कुछ अमाउंट कम करके, जितना भी तुम्हें बन पड़े, 500 600 700 800, तुम उतना अमाउंट कम करके मुझे कम अमाउंट लो मेरे से। क्यों कम अमाउंट लो मेरे से, क्योंकि जो तुम अगर इस एसेट को यूज कर रहे होते तो तुम भी इस 1,000 रुपए 1,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम कमाते, तुम इमीडिएटली नहीं कमाते। तो अगर तुम इमीडिएटली नहीं कमाते तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम ये वाले पैसे कमाते तो तुम्हें, अगर मैं इमीडिएट पैसे दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो बेनिफिट दे दो। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट, व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी को बोलते हैं क्रेडिट पीरियड तेरा 3 महीने है। अच्छा 3 महीने में पैसे लेगा, हाँ 3 महीने में ले लियो, लेकिन अगर मैं इमीडिएटली तुझको पैसा देता हूं तो तेरा फायदा, तू उस पैसे को बैंक में रख लियो और ब्याज कमा लियो, या बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर लियो और प्रॉफिट ज्यादा कमा लियो। क्यों 3 महीने का इंतजार कर रहा है, ले मैं तुझे अभी पैसे देता हूं। और जैसे तुम अभी पैसे देते हो वेंडर को, जैसे तुमने सामान खरीदा है उसको तुम अभी अगर पैसे देते हो तो वो इमीडिएटली तुमको कुछ कम अमाउंट कम करके देता है कि ठीक है सर, अगर आप मुझे आज ही पैसे दे दोगे ना तो मैं आपका कुछ डिस्काउंट करवा दूंगा। सिमिलरली अगर तुम आगे के कैश फ्लोज का हर्जाना भुगताना आज की डेट पे इमीडिएटली दे रहे हो तो डेफिनेटली यू डिजर्व अ डिस्काउंट, यू डिजर्व अ डिस्काउंट। सर कितना डिस्काउंट हम डिजर्व करते हैं ये बता दीजिए। डिस्काउंट कितना तुम डिजर्व करते हो वो बताएंगे मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब
ये पैसा अगर एफडी की तरह रख दिया जाए तो ये कितना परसेंट रिटर्न कमाने के काबिल है? तो ये पैसा अगर एफडी की तरह रख दिया जाए, सपोज ये रिटर्न कमाने के काबिल है 10%, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि जो तुम्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 10%। अच्छा सर, इस डिस्काउंट का नाम क्या होता है? इस डिस्काउंट का नाम होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। नाम बता रहा हूं बस, अभी समझाया नहीं है भाई, समझाऊंगा अभी थोड़ी सी देर में, अभी समझाया नहीं, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। इस परसेंटेज का मतलब है डिस्काउंटिंग फैक्टर। और एक और चीज होती है जिसका नाम है कंपाउंडिंग फैक्टर। सर अब ये दोनों बातें नहीं समझ में आई, इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करो। चलो ठीक है, ये डिस्कशन अभी यहां आधी छोड़ता हूं, मैं अपनी अगली डिस्कशन पे आता हूं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड कंपाउंडिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है? ठीक है सर, आज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, आज की डेट में तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। मैंने कहा भाई ऐसा है, 100 रुपए को ना एफडी करा दो, 1 साल की एफडी करा देना, 1 साल की एफडी। सपोज एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, हालांकि आजकल तो 10% नहीं चल रहा, 5% भी नहीं चल रहा दोस्तों, आजकल तो बहुत बुरी हालत हो गई आफ्टर कोरोना, आप सबको पता है। 100 रुपए की एफडी, 100 रुपए की एफडी पे 10% का ब्याज चल रहा है, तो 1 साल बाद तुमको कितने रुपए मिलेंगे? 110 रुपए सर। ब्याज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने क्या किया, आपने ये है भाई प्रेजेंट वैल्यू, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, और इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर का सस्ता नाम, सस्ता मतलब इजी नाम, इंटरेस्ट रेट। अरे इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग फैक्टर एक ही बात, सिर्फ जायजी नाम दे दिया कंपाउंडिंग फैक्टर। इंटरेस्ट रेट, जो भी ब्याज का आपका दर है, आप अगर प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो ब्याज के दर से, कंपाउंडिंग फैक्टर से, और कंपाउंडिंग फैक्टर तो जैसे यहां 10% है ना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर से, तो आपका निकल के आ जाता है फ्यूचर वैल्यू। समझना, अरे फॉर्मूला लिखा है लेकिन रटना नहीं है, याद नहीं करना, समझना है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कंप्यूटेशन सहित। समझना जरा, 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू, आज के कैश की जो वैल्यू, आज जो आपके हाथ में पैसा है वो 100 रुपए का है। अगर ये पैसा तुमने आज ही खत्म कर दिया, कंज्यूम कर दिया, तो 100 रुपए तुमने खत्म कर दिए। अगर इसको 1 साल तक रखा, ये बढ़ के हो जाएगा 110 रुपए, क्योंकि ब्याज है मार्केट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो जो टाइम है, समय है, उसकी वैल्यू होती है, समय के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं। अगर समय के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं तो जो आज का 100 रुपए है वो कल का क्या होगा? 110 रुपए। अगर आज का 100 रुपए कल का 110 रुपए है, तो कैसे निकल के आया? अरे बड़ा इजी, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर से। कंपाउंडिंग फैक्टर, CF कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर का इजी नाम इंटरेस्ट रेट। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज 110, फ्यूचर वैल्यू है भाई आपकी 110। ठीक है सर, अच्छा ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। ठीक है सर, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। अब सुनना मेरी अगली बात। अगली बात ये, अगर मैं तुम्हें सीधी सीधी इंफॉर्मेशन देने की बजाय उल्टी इंफॉर्मेशन दूं, उल्टी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है सर? उल्टी इंफॉर्मेशन का यह मतलब होता है, अगर मैं तुम्हें कहूं भाई मुझे 110 रुपए चाहिए 1 साल बाद, मुझे 110 रुपए चाहिए 1 साल बाद, तो जरा बता दो आज मैं कितना ब्याज पे लगाऊं, आज मैं कितना एफडी करा दूं कि 1 साल बाद मुझे 110 रुपए मिल जाएं। तो तुम मुझे पूछोगे सर बता दो ब्याज का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, वही कंपाउंडिंग फैक्टर, ब्याज का रेट क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें बता दिया, ब्याज का रेट चल रहा है भाई 10%। तो तुम क्या करोगे, तुम ये देखना फॉर्मूला, तुम्हें बस इतना सा काम करना है, तुमको 110 के नीचे डिवाइड करना है 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर, और तुम्हारा निकल के आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। उल्टा कर दिया ना, उल्टा क्या किया सुनना जरा, फॉर्मूले में कैसे फेरबदल करी, फॉर्मूले में फेरबदल सुनना जरा। ये जो है ना, ये भी यहां मल्टीप्लिकेशन में था ना, मैं इसे डिवीजन में लेके चला गया, मैंने यहां डिवाइड कर दिया, इसको डिवीजन में लेके चला गया। तो जो मल्टीप्लिकेशन में था मैं इसे डिवीजन में लेके चला गया, तो फेस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर, तो क्या निकल के आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेटर पे करके भी देख लो भाई, कैलकुलेटर पे एक बार करके भी देख लेते हैं। 110
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% इज इक्वल टू 1.1, 1.1 इज इक्वल टू 100। आ गया, सही आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया 100। ये करी मैंने उल्टी कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन करी मैंने। सो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू से, और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू तक आना है तो आप फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड कर दो 1 प्लस 10%, आप प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाओगे। अगर आप मेरे को कहो मुझे 110 रुपए चाहिए भाई, मुझे एक साल बाद 110 रुपए चाहिए, तो मैं तुम्हें कहूंगा ठीक है भाई 110 रुपए चाहिए ना तुम्हें एक साल बाद, तो तुम 10% का अगर ब्याज रेट चल रहा है 100 रुपए आज इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें 110 रुपए मिल जाएंगे। अब अगर मैं तुम्हें कहूं नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे ना 110 नहीं, मुझे तो 120 रुपए चाहिए एक साल बाद, अगर तुम्हें 120 रुपए चाहिए एक साल बाद, तो अगेन इसको मैं कहूंगा अगर 10% का ब्याज रेट चल रहा है ना, तो मैं तुम्हें कहूंगा 120 डिवाइडेड बाय 1.1, तुम 109 रुपए 109 रुपीज को इन्वेस्ट कर दो आज, तो एक साल बाद अगर 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो तुम्हें 120 रुपए मिल जाएंगे। तुमने कहा नहीं भी नहीं, मुझे 120 भी नहीं, मुझे तो 250 रुपए चाहिए एक साल बाद, मुझे तो 250 रुपए चाहिए एक साल बाद, तो 250 डिवाइडेड बाय 1.1, 227 रुपए तुम्हें आज की डेट में जमा कराने पड़ेंगे ताकि एक साल बाद तुम्हें 250 रुपए मिल जाएं। दिस इज नोन एज द कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग फैक्टर। सो अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू से जाते हो फ्यूचर वैल्यू की तरफ तो कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, अगर तुम फ्यूचर वैल्यू से आते हो प्रेजेंट वैल्यू की तरफ तो 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर को डिवाइड कर देना। दोनों इक्वेशन उल्टी और सीधी तुम्हारा आंसर निकाल देंगी। अब इक्वेशन तो समझ में आ गई, कंप्यूटेशन भी इजी सी समझ में आ गई। अब एक और थोड़ा सा जैजी, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर हम बहुत इजी सब्जेक्ट सारे के सारे बनाएं, ठीक है, और ऑथर जो है वो बड़ी इजी बुक लिख दें तो भाई लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर बुक भी खरीदनी बंद कर देंगे, अरे ये तो बहुत ईजी चीज़ है। तो हम ना जानबूझ के ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, बड़े बड़े नाम लेके आते हैं, बड़े बड़े डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं ताकि एकदम कॉम्प्लिकेट ऐसा लगे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा आलीशान सा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम कॉम्प्लिकेट कर। एक्चुअली उसकी जड़ों में जब जाओगे ना, जड़ों में तो बड़ा बेसिक सा बड़ा सिंपल सा तुम्हें चीज़ मिलेगी, लेकिन जब ऊपर पेड़ देखोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे कैसे बड़े बड़े नाम हैं। तो अगला नाम जो मैं तुम्हारे से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, अभी अभी मैंने तुम्हारे को नाम इंट्रोड्यूस किया कंपाउंडिंग फैक्टर, अगला नाम जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूं वो नाम है डिस्काउंटिंग फैक्टर। सुनना, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। अगर मैं 1 प्लस सी एफ को जब डिवाइड करता हूं, जब मैं 1 प्लस सी एफ को डिवाइड करता हूं किससे, फेस वैल्यू से, तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस सी एफ से। देखना, मैं जब 1 प्लस सी एफ को जब यहां लेके आऊंगा तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी एफ, ये कर रहा हूं मैं। तो सुनना जरा, ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी एफ है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं एक बार देख लूं, बोर्ड आपको पूरा का पूरा नजर आ रहा है, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूं तो बोर्ड आपको नजर आना चाहिए। जी हां, आपको बोर्ड बिल्कुल सही तरीके से नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो 1 प्लस कैश फ्लो, 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर है जो डिवाइड हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर अगर मैं नाम रख दूं तो उसका क्या नाम होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो नेट नेट मैं थोड़ा सा स्पेस खाली कर लूं यहां पर, फिर मैं आपको दोनों फॉर्मूले जरा लिख के बताता हूं। नेट क्या है फॉर्मूला, समझना जरा। फॉर्मूला है और रटना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है। पूरे बीवीएम में मैं आपको एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा। तो फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। अगली इक्वेशन देखना, क्या अगली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अगली इक्वेशन देखना क्या लिखने जा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। तीसरी इक्वेशन देखना क्या लिखने जा रहा हूं, तीसरी इक्वेशन है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। बताओ जरा, तीनों इक्वेशन समझ में आई और याद हुई?
क्योंकि रटना इज नॉट द एम, समझना इज द एम। तो इसलिए मैंने पहले तुम्हें लिख के बता दिया मनी टर्म्स में क्या हो रहा है। एक बार पूरा का पूरा कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। 100 रुपए का पैसा तुम्हें एफडी करानी है, 10% का ब्याज रेट मिलेगा। मैं तुमसे पूछूं एक साल बाद तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? तुमने कहा सर 10% का अगर ब्याज रेट है ना तो एक साल बाद इस 100 रुपए 110 रुपए के हो जाएंगे। मैंने कहा परफेक्ट, अगर 100 रुपए 110 रुपए के हो गए ना मजा आ जाएगा, मुझे 10 रुपए की कमाई हो जाएगी बैठे बिठाए। तो जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि आपका मनी आपके लिए काम करना चाहिए। आप अपने घर में आराम से बैठो, चद्दर तान के सो और आपका मनी आपके लिए वर्क करे, तब मजा आए। यही वो कहते हैं, वो इसी चीज को रेफर करते हैं जब वो ये चीज कहते हैं आपका मनी आपके लिए काम करना चाहिए, आप काम नहीं करने चाहिए। आप अपना पैसा बैंक में जमा करा दो, मनी उस पर ब्याज 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 दिए जा रहा है। दैट इज हाउ मनी वर्क्स फॉर यू। कंपाउंडिंग फैक्टर इज अ स्पेशल वे इन विच मनी वर्क्स फॉर यू। तो मनी वर्क कर रहा है आपके लिए। 100 रुपए का मनी ने 110 रुपए बना दिया। और इसी तरह अगर अगले साल की बात करोगे, उससे अगले साल की बात करोगे, तो अगले साल में भी क्या होगा भाई, ये 110 अगर तुमने ईयर 1 में निकाला नहीं और लगाए रखा तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में 110 रुपए पे 110% तुमको ब्याज, 10% ब्याज मिलेगा। ये हो जाएगा 121 रुपए। दूसरे साल में 121 रुपए विच इज 110 पे ब्याज लगेगा, पूरे के पूरे 110 पे। तो जो 10 रुपीज का इंटरेस्ट भी आया ना पहले साल पे, उस पे भी ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पे भी आपको ब्याज मिलेगा। तो उससे अगले साल जो आपका अमाउंट होगा वो 121 रुपए बन जाएगा। सो ये है कंपाउंडिंग फैक्टर का इफेक्ट। कंपाउंडिंग फैक्टर जब आपने दोबारा लगाया तो वो 121 रुपए बन गया। अच्छा, अब एक शॉर्टकट भी बताता हूं भाई, शॉर्टकट सुन लेना। शॉर्टकट, अगर 100 रुपए से एक साल जाना है तो मैं कर देता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 100 मल्टीप्लाइड बाय पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अगर मुझे 100 से सीधा जाना है ना दूसरे साल पे, मुझे लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, छोटी कैलकुलेशन करनी है, तो पता है क्या होता है, बस इस पीवी इंटू 1 प्लस सी एफ में ना रेज़ टू द पावर 2 कर देना। सुनना कैसे, तुमने 100 को मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर का फ्यूचर वैल्यू निकल के आया 110। इसको तुमने दोबारा मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो ये दूसरे ईयर का निकल के आया 121। अब हम डायरेक्टली जाएंगे, डायरेक्टली जाने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 दोनों को कर लोगे तो 121 आ जाएगा। सो अगर पहले साल का फ्यूचर वैल्यू निकालना है एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर दूसरे साल का निकालना है तो 2 बार, तीसरे साल का निकालना है 3 बार, चौथे साल का निकालना है 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी करते जाओगे, यहां जो रेज़ टू दी पावर है ना इस वाले फॉर्मूले में, वो रेज़ टू दी पावर चेंज करते रहना। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में एक और चीज ऐड कर रहा हूं, नंबर ऑफ ईयर्स। So present value multiplied by 1 plus compounding factor raised to the power n number of years, कितने दिन तक तुम इस पैसे को इन्वेस्टेड रखना चाहते हो, that will give you figure of future value, जो कि is nothing complicated. This is not a complicated formula. This is just an application of simple interest compounding mathematics. Pure mathematics है, interest वाला जो हम mathematics पढ़ते थे वो pure mathematics है. So present value से हम future value पे चले गए, हमने ये वाली फिगर को यूज किया, प्रेजेंट वैल्यू की फिगर को यूज किया, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करा, हम अपने फ्यूचर वैल्यू पे आ गए। अब हमें फ्यूचर वैल्यू से वापस जाना है अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे, उल्टा करना है, फ्यूचर वैल्यू से वापस जाना है अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो क्या करेंगे सर, अगर फ्यूचर वैल्यू से वापस तुमको जाना है प्रेजेंट वैल्यू में, अगर तुम्हें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो भाई बड़ा सिंपल सा तरीका, तुम ना इस 1.1 को मल्टीप्लाई करने के बजाय उसे डिवाइड कर दो। तो अगर 121 2 साल बाद की तुम्हारी अर्निंग है और तुम चाहते हो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं मुझे पता लग जाए, तो 121 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2, 2 बार उसे डिवाइड कर दो, तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये जो अगला फॉर्मूला हमने लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कैश फ्लो, मैं इस पे भी लिख रहा हूं n नंबर ऑफ ईयर्स। भाई जितने साल का हो सकता है, 1 साल का ना कर रहे हो, 2 साल का कर रहे हो, 3 साल का, अगर 1 साल का कर रहे हो तो टेंशन ही नहीं, 1 आ जाएगा, एज इट इज रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ 2 साल 3 साल 4 साल अगर इतने सालों का कर रहे हो तो फिर भाई अलग अलग आप ईयर नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हो, अलग अलग ईयर्स का अलग अलग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
अब अगला कॉन्सेप्ट क्या मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया सर, जब ये 1 प्लस कैश फ्लो डिवीजन में चला जाता है फेस वैल्यू के, और हम फेस वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तब इस 1 प्लस कैश फ्लो को जो डिवाइड में है उसको हम अलग करके लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैश फ्लो, और सर इसको हम नाम देते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर का उल्टा डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर रेज टू द पावर n और लगा दो, क्योंकि हो सकता है डिस्काउंटिंग फैक्टर आप 2 साल 3 साल 4 साल ज्यादा सालों का भी निकाल के ला रहे हो, तो आप उसमें n लगा दो, मैंने लगा दिया n। सो अब हमारे ये बढ़ गए भाई बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फॉर्मूला नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू से अगर फ्यूचर वैल्यू तक जाना है तो 1 प्लस कैश फ्लो रेज टू द पावर n इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैश फ्लो। 1 प्लस कैश फ्लो को मैंने अलग कर दिया, और 1 प्लस कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कैश फ्लो को मैंने नया नाम दे दिया, नया नाम है भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं भाई, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये ट्रू होगा उल्टे सिचुएशन में भी। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू को मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले लूं प्रेजेंट वैल्यू के, तो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैथमेटिक्स है भाई, इक्वल टू के इधर लाओगे मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर। जी हाँ, मुझे पता है आप तो सर हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, इंटर में हमने पढ़ा था, आप क्या नई चीज़ सिखा रहे हो? कोई नई चीज़ नहीं है सर, इंटर में किया था, फाइनल में किया था, ग्रुप 3 में इतने बड़े बड़े टीचर्स से, अच्छे से टीचर्स से हमने कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है भाई, मैं तो अपने वादे पे खरा उतर रहा हूँ भाई। मैंने आपको वादा किया था मैं ऐसे आपको बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं 12th के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे लेके चलूंगा जो भी आपके सिलेबस में यूज आने वाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जो पोर्शन में मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूं आप उसे छोड़ सकते हो। सर आप कहानियां इतनी अच्छी बनाते हो ना कि सर छोड़ने का ना मन नहीं करता। तो तुम्हें अगर छोड़ने का मन नहीं करता तो मत छोड़ो भाई, फिर तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर मेरी कहानियां सुननी है तो। हाँ सर, टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, वापस आ जाते हैं अपनी बनियागिरी पे, वापस आ जाते हैं। तुम मुझे कैलकुलेटर बेचने वाले थे, मेरे दिमाग में बत्ती जली, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल कुछ ना कुछ है, डेफिनेटली गोलमाल था। जो चीज 1000 रुपए 5 साल बाद देगी, आज उसकी वैल्यू 1000 रुपए से कम होनी चाहिए। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर तुम कैश फ्लो को प्रीपोन करते हो तो कैश फ्लो रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये जो 1000 रुपए मुझे 5 साल बाद मिलेगा, इसके बदले अगर तुम मुझसे आज 1000 रुपए वसूल रहे हो, मैं पूरे के पूरे 1000 रुपए तुमको नहीं दूंगा। मैं तुमको 1000 रुपए के थोड़े से कम पैसे दूंगा। मैं 1000 रुपए पूरे तुम्हें नहीं दूंगा किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर वैल्यू इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज वेरी मच लेस देन द फ्यूचर वैल्यू। मुझे ये बात पता लग गई है, अभी अभी मैंने डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट पूरा का पूरा समझा है। सर आप तो बहुत होशियार हो गए। हाँ भैया, होशियार तो होऊंगा ही, क्यों नहीं होशियार होऊंगा। मैं बनिया हूं ना, तो बनियों में नेचुरल बिजनेस होशियारी होती है। क्या करें हम, बनिया, मारवाड़ी, सिंधी कम्युनिटी आर नोन फॉर देयर बिजनेस स्किल्स। चलो सर ठीक है, तो सर वापस अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो सर आपने गड्डी निकाल ली थी बस जेब से, आप गिनने भी लगे थे। 5000 रुपये आप इस कैलकुलेटर के ना मुझे आज की रेट पे दे देते, लेकिन ठीक है सर, आपके दिमाग की बत्ती चल गई। आपने मुझे कहा 5000 रुपये तो मैं तुझे नहीं देने वाला आज की रेट में, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है। मुझे पता लग गया प्रेजेंट वैल्यू इज सब्सटैंशियली लोअर। ठीक है भाई, अगर ये लोअर है तो आओ ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मैं तुम्हें कितने पैसे देने वाला हूँ। ये है 5 साल, ठीक है, 5 साल के ये हैं कैश फ्लो, 1000 1000 1000 1000। ये भाई टोटल कैश फ्लो हैं जो ये वाला एसेट मुझे कमा के देगा अगले 5 साल तक। ठीक है सर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो ये कैश फ्लो जो हम मुझे कमा के देगा ये वाला कैलकुलेटर अगले 5 साल में, इस कैश फ्लो के बदले मैं आज के डेट में
कितना तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मैं ये असर्टेन करना चाहता हूं। ठीक है सर, असर्टेन करो। अच्छा मुझे बता दो, ये जो कैश फ्लो है ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? सर ये तो फ्यूचर वैल्यू है, जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या तुम निकालने वाले हो? हाँ सर, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। अच्छा भाई, अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो सर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओ अच्छा, तो तुम्हें डिस्काउंटिंग फैक्टर से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर, तभी तो निकल के आएगी फ्यूचर वैल्यू। ओ जी सर बिल्कुल। तो देखना, मैं अल्फाबेटिक टर्म में लिख रहा हूं, मतलब न्यूमेरिक टर्म में लिख रहा हूं। 1 2 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 इज इक्वल टू, मुझे 3 निकालना है। ओ सॉरी, ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो आज की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है सर, तो सर ये हो गई फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। हमें ये प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि आज की डेट में इस कैलकुलेटर की क्या वैल्यू है। मैं तुम्हें आज की डेट में कैलकुलेटर के बदले कितने पैसे दूं कि तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम कहो जी हां सर, अब मैं एकदम संतुष्ट हूं, अब आप इस कैलकुलेटर को ले जाओ, अब ये कैलकुलेटर हुआ आपका। और मैं भी संतुष्ट हूं कि मैंने पैसे ठीक ठाक दिए, मैं बनिया हूं, मेरे को कोई घाटा नहीं हुआ, ये भी मुझे इंश्योर करना है भाई। ठीक है सर, आप इंश्योर करिए। सो फ्यूचर में मुझे जो मिलने वाला है ये 1 ईयर फ्यूचर, 2 ईयर फ्यूचर, 3 ईयर फ्यूचर, 4 ईयर फ्यूचर, 5 ईयर फ्यूचर। फ्यूचर में जो मुझे मिलने वाला है वो 1000 1000 1000। मुझे कहां तक आना है? मुझे प्रेजेंट वैल्यू तक आना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर जीरो पीरियड में मैं इस फ्यूचर का सारा पैसा तुम्हें इकट्ठा देने के लिए तैयार हूं, कितना पैसा दूं तुमको? ठीक है सर। सर फॉर्मूला अभी हमने लिखा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो मैंने फ्यूचर वैल्यू लिख दिया, ये फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से। अब तुम लोग मुझको डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लेना है ये भी बता दो। सर तो उसके लिए बता दो कि मार्केट में ब्याज का रेट क्या चल रहा है। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, मार्केट में ब्याज का रेट चल रहा है 10%। 10% पे रिस्क फ्री लोन मिल रहा है, रिस्क फ्री एफडी मिल रही है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और कोई भी रिस्क फ्री एफडी जो है उसका 10% रेट चल रहा है। अच्छा सर, 10% रेट चल रहा है, ठीक है सर। तो जो 10% है ये क्या है? ये है कंपाउंडिंग फैक्टर। याद है, इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो 10% क्या है? 10% है कंपाउंडिंग फैक्टर। अच्छा सर, 10% कंपाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि जो कंपाउंडिंग फैक्टर मैंने तुम्हें बताया है उससे तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के बता दो। हाँ सर, बड़ा इजी। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। अच्छा भाई, करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर इज 10%, उसमें 1 प्लस करना है तो यह आ जाएगा 1.1। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, यह आ गया 0.909। यह है डिस्काउंटिंग फैक्टर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है सर। तो 1000 रुपए जो है ना, जो सर आपको यहां मिलेगा 1 साल बाद, अगर इसकी आज की कीमत लगाई जाए तो सर इस 1000 रुपए की आज की कीमत है 909.90। जो 1000 बाद जो 1000 रुपए 1 साल बाद मिलेगा ना, उसकी जो आज की कीमत है वो है 909.90। ठीक है सर। अच्छा अभी बता दो, जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी कीमत क्या है? कैलकुलेशन करने से पहले दिमाग में सोचो और मुझे दिमाग से सोच के बताओ कि जो 2 साल बाद पैसा मिलेगा 1000 रुपए, वो 909.9 से आज की उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। जितना आप समय बढ़ाते जाओगे ना मेरे कैश फ्लो का, उतनी उसकी आज की वैल्यू कम होती जाएगी। मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल कौन सी चीज है? मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल वो चीज है जो मुझे जल्दी मिलेगी। जल्दी कौन सी मिल रही है 1 साल बाद? 1000 रुपए, ये जल्दी मिल रहा है। तो इसका अगर 909 रुपए है तो डेफिनेटली ये 909 रुपए से तो कम होगा। कितना कम वो नहीं पता, 909 रुपए से तो कम होगा। हाँ भाई हाँ, 909 रुपए से कम होगा। आओ वापस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ये वाला अपना प्यारा फॉर्मूला। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैश फ्लो। अब की बार जो रेज टू द पावर n है, अब की बार n हमको दिया हुआ है 2 साल, 2 इयर्स। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 अगेन डिवाइडेड बाय 1.1, यह आ गया 0.0826। अच्छा, ये जो 1000 रुपए मुझे मिलेगा 2 साल बाद, इसकी जो आज की कीमत है ना वो है 826 रुपए .44।
826 रुपए 0.44, जो 1000 रुपए 2 साल बाद मिलेगा, उसकी आज की कीमत, मेरी नजरों में उसकी वैल्यू, मेरी नजरों में उसकी वर्थ जो आज की डेट पे है वो है 826.44। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आगे चलो 3 साल बाद की बात कर लेते हैं भाई। वही करना, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, 3 बार कर देना आपकी बार। ठीक है सर, तो मैं तीसरी बार करने जा रहा हूं, 2 बार ऑलरेडी मेरे कैलकुलेटर में हुआ है। मैंने लिखा 0.751। अच्छा, ये जो 1000 रुपए है ना, इसकी जो आज की कीमत है ना वो है 751.31 रुपए। कम होती चली जाएगी, जितना तुम दूर पैसे को करते जाओगे उतना उसका आज की वर्थ मेरे लिए कम होती चली जाएगी। मैं तो प्रीपोन करना चाहता हूं अपना कैश फ्लो, तुम अगर पोस्टपोन करते जाओगे वर्थ कम होती चली जाएगी। आओ चौथे साल की वर्थ निकालते हैं। चौथे साल की कितनी वर्थ होगी? डिवाइड बाय 1.1, 0.683, तो चौथे साल के पैसे की वर्थ है 683.01 और 5वें साल के पैसे की वर्थ है 0.621। तो ये जो 5 साल बाद पैसा मिलेगा, इसकी जो वर्थ होगी वो होगी 621 रुपीज़। 621 रुपीज़, ये जो 1000 रुपये मिल रहा है 5 साल बाद। ठीक है भाई, बात समझ में आई? हाँ जी हाँ सर, बात समझ में आई। तो ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कैसे निकल के आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर। व्हाट इज कंपाउंडिंग फैक्टर? इंटरेस्ट रेट, ब्याज का दर, सिंपल, उससे निकल के आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब इस डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक और नाम, फिर वही बात, इजी बात को कॉम्प्लिकेट कर दो, डिफिकल्ट नाम दे दो, उसमें एक बड़ा प्यारा सा कवर चढ़ा दो कॉम्प्लिकेशन का, लोगों को लगेगा अरे क्या जबरदस्त टेक्निकल कंसेप्ट है, जबरदस्त, दिमाग खुल गए, बड़ा बड़ा उसको नाम दे दो, एक्सपेंसिव, महंगा वाला नाम दे दो, और तुम्हारी सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। एक और नाम देते हैं आओ इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को, नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का ही दूसरा नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोल लो, दोनों एक ही बात। ठीक है सर, एक ही बात। आओ अब इनसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि मैंने ना यहाँ ये सारी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी है, तो ये लिख लेते हैं ना यहाँ पर 909.90, या डेसिमल को हमेशा राउंड ऑफ करो क्योंकि इसके आगे 9 होगा, तो इसे कर दो 91, इसे कर दो 826.44, इसे कर दो 751.31, इसे कर दो 683.01 और लास्ट वाले को कर दो 621। तो भाई ये निकल के आ गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू। आओ ज़रा टोटल करते हैं इन सारे के सारे फिगर्स का। ठीक है सर, 909.91 प्लस 826.44 प्लस 751.31 प्लस 683.01 प्लस 621। ठीक है भाई, टोटल आ गया 3791.67। अब समझ में आया? जब मैं 5000 रुपए की गड्डी गिन रहा था, जब मैं 5000 रुपए के नोट गिन रहा था, तो क्यों वो गाना चला था गोलमाल वाला? मुझे इस वाले कैलकुलेटर को खरीदने के लिए तुम्हें कितने रुपए देने हैं? 379.61। ये रुपए मुझे तुम्हें देने हैं, ना कि 5000 रुपए। अरे 5000 रुपए तो फ्यूचर वैल्यू है, उसकी जो आज की कीमत है वो है 3791.67। अब बात समझ में आई कि क्यों मेरा दिमाग कहीं हिंट कर रहा था, कहीं जा रहा था जब मैं तुम्हें 5000 रुपए दे रहा था। दिस इज द रीजन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 रुपीज विच इज अर्नड एट अ फ्यूचर डेट is computed as rupees 3791.67। अब बिना ना नुकुर करे, बिना चूं चपड़ करे, मैं भी अपनी जेब से निकाल रहा हूं 3791.67। आराम से लेके अपने घर चले जाना और कैलकुलेटर मुझे दे देना। ठीक है सर, वाजिब बात है आपकी, आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात है। 3791 is the present value of the cash flows which you have earned in future, and this entire concept is known as discounted cash flow। अब एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक बताता हूं तुम्हें यहां पर, जिससे एग्जाम में तुम्हें सुविधा होगी।
और तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन करोगे ना वो और क्विकली और जल्दी से कर लोगे। तो एक मैथमेटिकल ट्रिक बताता हूं इस पूरी कंप्यूटेशन को करने के लिए। ठीक है सर, सुनना जरा। जब कैश फ्लो इक्वल होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की बात है भाई, प्योर मैथमेटिक्स की बात है। जब ये हजार 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 पांचों हजार ही हैं, तो पता है मैं शॉर्टकट क्या लूंगा? मैं शॉर्टकट ये भी ले सकता हूं, 1000 को 0.90 से मल्टीप्लाई करने की बजाय, 1000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करने की बजाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करने की बजाय, हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई करने की बजाय, मैं क्या करूंगा, मैं इन सबका ना टोटल ले लूंगा और एक बार उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात एक ही है, बात एक ही है। चाहे तुम 1000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करके ये लाओ, फिर इसको इससे ये लाओ, फिर एक एक को लेके आओ, तुम इन सब का टोटल कर दो ना और उसको एक बार ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मैथमेटिकली बात तो सेम पड़ेगी। हाँ सर, बात सेम पड़ेगी। नहीं सर, प्रूव करके दिखाओ। हमारा मैथमेटिक्स बहुत वीक था, कॉमर्स हमने इसलिए तो ली थी कि मैथमेटिक्स वीक था। प्रूव करके दिखाओ। आओ प्रूव करके दिखाता हूं। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 इज इक्वल टू 3.79। यह आ गया 3.79। बताओ आंसर सेम आ गया क्या? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3.79 इज इक्वल टू 3790। ऑलमोस्ट सिमिलर, डेसिमल्स का फर्क है, इग्नोर। आ गया ना सेम? और हाँ सर मैथमेटिकली तो सेम आ गया। अरे क्या मैथमेटिकली सेम आ गया? आना ही था, तुमने बस कॉमन ले लिया 1000 और बाकी सबको ऐड कर दिया और एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्योर मैथमेटिक्स, शॉर्टकट ट्रिक है। तो आओ जरा मैं तुम्हें इसका एक लाइव उदाहरण दे देता हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो तुमने प्लस 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 किया तीनों जगह तुमने प्लस 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 किया। अब ऐसा करते हैं, इसका शॉर्टकट ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं और 3 प्लस 6 प्लस 5 कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जरा इंडिविजुअली आंसर निकालना और ऐसे कॉमन लेके आंसर निकालना, दोनों आंसर जरा निकाल दो। आओ सर आंसर निकालते हैं। पहले वाली इक्वेशन का जो ऊपर मैंने अलग अलग आंसर निकाला वो आंसर आ गया 56। ऊपर वाली इक्वेशन का आंसर आ गया 56। आओ नीचे वाली इक्वेशन का भी आंसर ले लेते हैं। परफेक्ट, नीचे वाली भी इक्वेशन का आंसर आ गया 56। कॉमन ले लिया है बस। अगर एक ही डिजिट को बार बार किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे और उन सबको ऐड करोगे तो उसे ले लो कॉमन और एक बारी सबको प्लस करके एक बारी ऐड कर दो, आंसर बिल्कुल सेम आता है। सेम लॉजिक मैंने मैथमेटिकली यहां लगाया। सब चीजों को कॉमन, 1000 को कॉमन ले लिया, इन सबको टोटल किया और एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सर ये तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया। हाँ भाई हाँ, प्योर मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेट कर देने का है। मतलब सर ये तो हद हो गई बदतमीजी की, कमाल हो गया सर ये। आप हर सिंपल कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। अरे सिर्फ नाम दूंगा, नाम कोई जैजी सा नाम दूंगा, इंटरेस्टिंग सा नाम दूंगा, बस नाम देने वाली बात है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉम्प्लिकेट थोड़ी होगा कॉन्सेप्ट कोई मेरे नाम कॉम्प्लिकेट देने से। बस मैं प्रेजेंटेशन ऐसी करना चाहता हूं कि बड़ा कोई जबरदस्त चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। होगी जबरदस्त नहीं, होगा सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस माइनस, बॉड मास रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई, बस। लेकिन मैं उसका नाम ऐसा दे दूंगा कि तुम्हें लगेगा वाह आज तो मैंने क्या सीखा। मैं नाम दे दूंगा इस वाली फिगर को प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। जैसे मैंने यहां नाम दिया था ना, ये छोटा भाई था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये बड़ा भाई है प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। तो बस अगर तुम वेरियस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को टोटल कर लेते हो तो तुम्हारा निकल के आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। लेकिन ये उसी सिचुएशन में काम करेगा जहां कैश फ्लोज कॉमन है। अगर ये कैश फ्लोज अनकॉमन है, अलग अलग हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर नहीं काम कर सकता। तब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर छोटे भाई की ही मदद लेनी पड़ेगी। बड़े भाई की मदद कब लोगे? बड़े भाई की मदद तब लोगे जब कैश फ्लोज आर एब्सोल्युटली द सेम। तो मैं एक फॉर्मूला और आज की क्लास का जो हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करने जा रहे हैं वो भी मैं लिखता हूं भाई। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फ्रॉम 1 to n। जितने भी ईयर्स हैं टोटल कर दो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का। पहले ईयर से टोटल करना स्टार्ट करो और जितने भी ईयर्स हैं 4 5 6 7 8 9 उतने तक टोटल कर दो अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, तो वो बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर।
और जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को तो हर एक से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को बस एक बार मल्टीप्लाई करना 1000 से, जैसे हमने यहां पर बस एक बार मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा जो तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इंडिविजुअली प्लस करके लाओगे। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज दिस, दीज आर इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। लेकिन अगर तुमने इन सब का समेशन कर दिया, अगर इन सब का टोटल कर दिया, दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। So this is the difference or this is the computation of present value annuity factor। तो आज तुमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले समझे और उन्हें समझा, उन्हें रटा नहीं। फॉर्मूले कौन से थे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और कैसे हम एक फ्यूचर की कैश फ्लो को प्रेजेंट की कैश फ्लो तक लेके आते हैं। तो अब ईमानदारी की बात, बनिए से चीटिंग मत करना, सच सच बोलना। कैलकुलेटर हुआ मेरा, मैं तुम्हें कितने पैसे दे दूं? 3791.67 3791.67 I will pay to you for buying this calculator for me।